घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के किसानों की, देश के अन्नदाता की, जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 43 दिनों से। इस कड़ाके की ठंड में बरसात का भी कहर प्रकोप रहा, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। और सिर्फ मांगों पर अड़े नहीं हुए हैं कि तीनों कृषि कानून सरकार को निरस्त करने होंगे, रद्द करने होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना होगा। लेकिन आज उन्होंने ट्रैक्टर परेड भी निकाली। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बुराड़ी, कुंडली, चिल्ला, पलवल, बहादुरगढ़, जींद, हर जगह ये ट्रैक्टर परेड की गई। ये तैयारी है। ये किसान ललकार रहे हैं सरकार को कि ऐसी ही रैली, ऐसी ही परेड, गणतंत्र किसान परेड 26 जनवरी को वो दिल्ली में निकालेंगे। तो दिल्ली के चारों तरफ जो केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल बॉर्डर है, वहां पर ट्रैक्टर परेड की गई। बहादुरगढ़, जींद की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। जींद तो केएमपी बॉर्डर पर नहीं पड़ता है, एक्सप्रेसवे पर नहीं पड़ता है, वहां पर भी ट्रैक्टर परेड निकाली गई है। और यहां पर अहम बात यह भी है कि कल यानी कि 8 तारीख दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में एक और दौर बातचीत होने वाली है सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच। कल का दिन बहुत ही अहम दिन होने वाला है। क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या कोई फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन होगी? सरकार संशोधन के लिए तैयार है, क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि नहीं, कानून तो रद्द करने होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना होगा। तो क्या दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं या दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, पहले कौन झपकेगा? आंखें झपकेगा। इस पर ये लड़ाई आन पड़ी है क्या? यहां पर पहुंच गई है क्या नौबत? और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बाबा लखा सिंह हैं, ये नानकसर जो सेक्ट है, समुदाय है, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने बात की है, मुलाकात की है केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि राज्यों को यह कानून लागू करने का जो अधिकार है, यह राज्यों को छोड़ दिया जाए। जो राज्य सरकार जो करना चाहे वैसा कर ले। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या यह बीच का रास्ता हो सकता है? आपको यहां पर बता दें, कंकरेंट लिस्ट के तहत ये तीनों कानून लाए गए थे। कृषि दरअसल स्टेट सब्जेक्ट है, यह राज्यों का विषय है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट के तहत ये तीनों कानून लाए गए थे। तो अब सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, यह भरोसा दिया जा रहा है बाबा लखा सिंह को। और बाबा लखा सिंह के बारे में बता दूं, भूमि पूजन जब हुई थी राम मंदिर की, तो इन्हें सरकार की तरफ से न्योता दिया गया था भूमि पूजन में शरीक होने के लिए। सरकार के करीब बताए जाते हैं और किसानों से ये मध्यस्थता की बात भी कर रहे हैं। किसानों से बात हुई है क्या? ये अहम सवाल है। अभी हमने कुछ देर पहले दर्शन पाल से बात की थी, किसान संगठनों के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस बाबत उनके पास कोई जानकारी नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों के शक्ति प्रदर्शन से दबाव में आएगी सरकार, और आज के ट्रैक्टर मार्च से कल बन जाएगी बात? यह अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, देश की अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं और ये किसान की पुत्री हैं, किसान की बेटी हैं। मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान और इस देश में किसानों की समस्याओं को, किसानी की बात को और सरकारी नीतियों को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं, आंकते हैं। देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं सोमपाल शास्त्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। 3 किसान नेता हैं मेरे साथ, बद्री नारायण चौधरी, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा यह किसान संघ है, उनके महासचिव, और 2 आंदोलित किसान नेता शिव कुमार कक्का जी। कक्का जी इन्हें प्यार से, आदर से, सम्मान से कहा जाता है और काका जी लिखा हुआ है, कक्का जी लिखिए, ये मैंने बोला है कई बार। और युद्धवीर सिंह किसान नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन फिर से बता दूं, बड़ी खबर बाबा लखा सिंह के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बाबा लखा सिंह वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं। सरकार ने पेशकश की है कि इन कानूनों को लागू करने का अधिकार, हक राज्य सरकारों को दिया जाए। बाबा लखा सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। बाबा लखा सिंह, अभी बाबा लखा सिंह जुड़ रहे हैं, लेकिन युद्धवीर, अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो क्या आपको मंजूर होगा? देखिए, हमारा कोई भी फैसला हम संयुक्त किसान मोर्चा में करते हैं। कोई प्रस्ताव आएगा तो निश्चित तौर पे हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग पे चर्चा करेंगे और अगर सहमति बनी तो हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना वो बनता नहीं है हमारा, क्योंकि हम स्वयं से कोई एक संगठन निर्णय नहीं लेता। संयुक्त किसान मोर्चे में ही सारे, अभी कोई प्रस्ताव आपके पास कोई नहीं आया? प्रस्ताव अभी नहीं आया हमारे पास। कक्का जी, अगर राज्यों को अधिकार दे दिया जाए तो क्या यह बीच का रास्ता है? वो बांटने का कुप्रयास है सरकार का। हम लोग बैठेंगे, संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, बैठक में चर्चा की जाएगी और सर्वसम्मति जो निर्णय लिया जाएगा उस पर पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ उस निर्णय को पालन करेगा। अभी हमारे पास इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं आई है, केवल चैनलों के हवाले से जानकारी मिली है कि बाबा लखा सिंह जी के मध्यस्थता के लिए सरकार ने उनको बुलाया है। परंतु ये तय है कि ये जो प्रयास दिख रहा है हमको, कई प्रकार से बांटने के प्रयास जो हुए हैं पूर्व से, नहीं, बांटने का प्रयास कैसे हुआ? राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। बहुतेरे विपक्षी दल जो आपके समर्थन में आ रहे हैं, पता लग जाएगा लागू करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, ये तो बांटने का मसला ये है कि ठीक है, पंजाब में वो पंजाब वालों को कह देंगे कि हम पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा शासित अधिकांश राज्य हैं देश में, उनमें वो लागू करा ही देंगे इस कानून को, जहां भाजपा शासित है। जो लैंड बिल के बारे में हुआ था, मतलब भूमि अधिग्रहण कानून जो वापस लिया गया, फिर राज्यों को अधिकार दे दिया, आपको लगता है किसान कानून भी उसी राह पर चले जाएंगे? जी हाँ, उसी राह पे चले जाएंगे और भाजपा शासित राज्यों में इस कानून को पास करा दिया जाएगा। ये तो हम साफ देख रहे हैं। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आपातकाल कल होगी और उस बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे, वही कर लेंगे थोड़ी देर पहले पहुंचकर, और उसके बाद में एक मत होकर हम कल चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, अगर मैं बड़ा अगर लगाकर यह सवाल पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं यह हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आती है, 43वां दिन इस आंदोलन का है, 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, कईयों ने आत्महत्या भी की है। तो अभी परेशानी का सबब है, अन्नदाता ठिठुर रहा है, डटा हुआ है बॉर्डर्स पर। तो अगर सरकार यह कहती है नहीं, राज्य सरकारों को कानून लागू करने का अधिकार दे दिया जाता है, फर्ज कीजिए ये सरकार की मंशा है, तो फिर कानून लाने की जरूरत क्या थी? राज्य सरकार को बनाने देते। कृषि तो स्टेट सब्जेक्ट है ना वैसे भी। देखिए, मुझे भी इस विषय की ना कोई आधिकारिक जानकारी है, ना कोई व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी है। जैसे कि अभी अन्य सम्मानित किसान नेताओं ने कहा, वैसे मुझे भी मीडिया के माध्यम से जानकारी लग रही है, इसलिए मैं इस पे कुछ एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं सुधांशु। बाबा लखा सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बाबा लखा सिंह, क्या आपकी नरेंद्र तोमर से मुलाकात हुई है और यह मुलाकात कब हुई? आज दोपहर के टाइम। आज दोपहर को मुलाकात हुई। क्या नरेंद्र तोमर ने यह कहा है कि कानून लागू करने का अधिकार, हक राज्यों को दे सकते हैं हम? ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखो बात ऐसे नहीं है, हमको ऐसी बात नहीं कर सकते।
जो हम दोनों के बीच जो दूर बढ़ के काम कर रहे हैं, तो मंत्री साहब से भी बात की है, पूरी खोल के बात की है, और लेकिन किसानों के साथ भी हम बात कर रहे हैं। काफी मुद्दों से जो बात चल रही है, और वहाँ सरकार के पास भी हम बेनती करके आए हैं, और जहाँ भी किसानों को भी बेनती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में दर्द है। जो हमारे गोरे भाई बाबा राम सिंह जी पिछले दिनी शरीर की विभूति वार गए ने, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध मातामा जो और इतने संघर्ष में आके इतनी ठंड में बैठे हुए, जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने कदम उठाया कि दोनों नहीं बाबा, आपके दिल में किसानों के लिए दर्द है, बहुत अच्छी बात है। सरकार के मन में भी दर्द है क्या? 43 दिनों में खालिस्तानी कहा गया, आतंकी कहा गया, पाकिस्तान और चीन से समर्थित कहा गया, ये सारी बातें कही गई ना किसानों को। नहीं, एक जो बात कही जाती है ना कि खालिस्तान की बात करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो संघर्ष है किसी मुद्दे में नहीं, सिर्फ किसानी के अलावा। तो आप किससे मुलाकात करने जा रहे हैं? आप दर्शन पाल से, बलबीर सिंह राजेवाल से किससे बातचीत करेंगे और कब करेंगे बाबा? नहीं, बात चल रही है, कल तक पूरी कंप्लीट होगी, अभी नहीं होगी, कल तक कंप्लीट होगी। और हमने पहले से बोला भी है, खालिस्तान की जो बात की हमने। तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर रहे? अगर मैं ये कहूं कि सरकार कह रही है कि राज्यों को अधिकार दे देंगे कानून लागू करने का, आप इसे डिनाई तो नहीं कर रहे ना? सरकार नहीं कहती, सरकार नहीं गल ये बात कहती, सरकार को प्रपोजल रखी है कि ऐसे जो हो सके या किसी भी तरफ से कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं आपने सरकार को ये प्रपोजल दिया कि राज्यों को दे दो अधिकार? हम तो कई प्रपोजल डाले हैं, बहुत ज्यादा प्रपोजल डाले भी, किसी भी तरह में कोई मसला हल हो जाए। तो ये उनमें से एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है बाबा, इसको आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं बाबा? आपने ये प्रपोजल दिया है सरकार को कि राज्यों को अधिकार दे दो लागू करने का, केंद्र आड़े ना आए। नहीं, ऐसे हम बात नहीं कोई भी कर सकते। जब पूरी हमारी फाइनल हो जाएगी, तो हमारी बात सीक्रेट जो है वायरल होगी, तो फिर मुद्दा कैसे आगे चलेगा? और कोई प्रस्ताव दिया है आपने सरकार को बाबा? क्या? और कोई प्रस्ताव भी दिया है? आपने कहा है ना कई सुझाव दिए हैं, और क्या सुझाव दिए आपने सरकार को? बहुत सारे सुझाव भी नहीं हम वायरल कर सकते। हमारी बात जो कल तक को फाइनल होगी, तो फिर अपने आप ही मीडिया में आ जाएगी। तो आप दर्शन पाल और बलबीर सिंह राजेवाल, कक्का जी, इनसे कब मिलने वाले हैं? सभी को मिल रहे हैं, सभी के साथ बात होगी और हो रही है। अभी भी कुछ व्यक्तियों को हम मिल के आए हैं, और जब फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद ही जो कोई बात है वायरल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा लखा सिंह। तो आप मिलेंगे बाबा लखा सिंह से? जो मुझे सेंस मिली, इन्होंने प्रस्ताव दिया है, अभी वो ये नहीं कह रहे कि सरकार ने मान लिया है क्या, पर ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है। अभी तक संयुक्त मोर्चे, किसान मोर्चे का जो स्टैंड है वो रिपील का, और किसी को ना अधिकृत किया संयुक्त मोर्चे ने, ना संयुक्त मोर्चे का कोई दूसरा अभी मूड है कहीं भी जाने का। अब वो तरह तो लखा सिंह, अगर बाबा लखा सिंह कोई प्रस्ताव भी लेकर आते हैं, सभी 40 प्रतिनिधियों के सामने खुलकर बात होगी। मेरे ख्याल से बाबा जानते हैं अच्छी तरह से कि जो जत्थेबंदी है उनका स्टैंड क्लियर है कि रिपील से कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं है, और मुझे नहीं लगता बाबा उसके अलग जाके कोई प्रस्ताव। सुधांशु, अब अपनी बात जारी रखिए। सरकार अगर इस बात पर तैयार भी हो जाती है कि भाई राज्यों को अधिकार हो, सवाल यह है सरकार ने कंकरेंट लिस्ट के तहत कृषि कानून लेकर आई है, तो इन्हें लाने की जरूरत क्या थी? या ये अब दबाव बना दिया, ये देशव्यापी हो गया है आंदोलन, तो अब आप ये बीच का रास्ता निकाल रहे हैं? देखिए, मैं बात विनम्रता से कहना चाहूंगा संदीप जी, आज ट्रैक्टर रैली निकली, भारतीय किसान यूनियन ने ही 2008 में आंदोलन किया था, आप मीडिया में हैं, जाकर चेक कर लीजिएगा, कि एपीएमसी का बंधक बना के रखा हुआ है, हमें मंडी के बाहर अपनी उपज को बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। आज के जमाने में पुराने आंदोलन और पुरानी समाचारों को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए, अब यहां पे आज अचानक यह विषय बदल गया, तो ये विचार करने का विषय क्यों बदल गया? चलिए मान लिया आज ट्रैक्टर रैली हुई ना, संदीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत में कितने ट्रैक्टर हैं? पंजीकृत संख्या के अनुसार लगभग 43 लाख, और किसान कितने हैं? 62 करोड़। तो वो 61.5 करोड़ जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, हमें उनका भी ध्यान रखना है।
अच्छा। आपने देखा कि आज ये ठंड के ठिठुरते में किसान भाई निकले हुए हैं। संदीप जी, आप भूल गए 8 महीने पहले जब कोविड का दौर था तो चिलचिलाती धूप में 1,000 किलोमीटर पैदल चलने वाले लोग, आज ईश्वर की कृपा से इनके पास तो 6 महीने का राशन है, उनके पास 6 दिन का राशन नहीं था। हमें उसका भी तो ध्यान रखना है। वो राशन पैदा किसने किया? 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल उगाई किसने? उगाई किसने? 80 करोड़ लोगों को अनाज और वो मुफ्त दे रहे हैं। वो उगाई किसने? वो ज्यादातर किस राज्यों से हैं? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, तेलंगाना से, विदर्भ से, जहां पर की वो गेहूं चावल दाल उगाई किसने थी? आप एमएसपी की दुहाई देते हैं, एमएसपी पर खरीदी हो रही है क्या? 1868 का धान 1100 पर बिकता है कि नहीं बिकता है? मैं एकदम शांति से बात कर रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं, अरे उनको भी तो देखो जिनके पास साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए। अच्छा, 7 महीने हो गए हैं, यदि उन्हें थोड़ी सी आशा की किरण देख रही, सरकार को दोनों को देखना है, ट्रैक्टर की क्षमता वाले को भी देखना और जिसके पास बैल अच्छा, भी नहीं आप है, ये नैरेटिव उसके क्रिएट बारे कर में रहे भी हैं, विचार ये करना है। कुछ तो ये मैं किसान मुट्ठी भाइयों भर को किसान कहूंगा है, ये कि अपने ट्रैक्टर उन वाले भाइयों के किसान बारे है, में भी विचार करिए। मतलब ये ट्रैक्टर वाले किसान है, ये साधन संपन्न किसान है, यही तो नैरेटिव बना रहे ये हैं। बताइए, अरे मेरी बात तो सुनिए ना। आज तो ट्रैक्टर रैली निकली थी, जिस जमाने में वो बेचारे गरीब लोग जा रहे थे, वो भी गांव के किसान थे जो 500 1000 किलोमीटर जा आपकी रहे वजह से जा रहे थे क्योंकि कुव्यवस्था हुई, प्रबंधन नहीं हुआ, ट्रेनें आपने नहीं चलाई, बसों की सेवा नहीं हुई, वो आपकी वजह से था। आप बोल लीजिए फिर। हाँ। मैं तो शांति से बोल रहा हूं, आपको हर दूसरे वाक्य में बीच में कूद पड़ रहे हैं। बोलिए, बोलिए। अब आप बोलिए फिर। हाँ, आप मुझसे जवाब पूछ रहे हैं कि भाषण देना चाह रहे हैं? ना 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 ना, वो आपका अधिकार है, नेताओं का अधिकार है भाषण, पत्रकार सिर्फ सवाल तो आप फिर आप अनाधिकार चेष्टा मत करिए। हाँ। या तो आप भाषण दे लीजिए। ना ना, मैं सवाल पूछता हूँ, भाषण आप दीजिए भाषण। अभी आपने बाबा लखा सिंह को इतना लपेटने की कोशिश की, लपेटे में नहीं आए तो लपेटने की कोशिश की, सवाल पूछने को आप लपेटना समझते हैं। हौले हौले सवाल पूछूं मतलब आपसे, अब संदीप जी आपकी सुविधा अनुसार सवाल पूछूं। ट्रैक्टर है कि नहीं? 61.5 करोड़ कहां? वो 80 करोड़ लोग कहां? तो मतलब ये सिर्फ 50 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं ये 40 किसान संगठन। फिर आप लगातार बोल रहे हैं। हाँ, मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। हाँ, बताइए। भाई 43 लाख की भी सुनेंगे। कितने लोगों ने ट्रैक्टर निकाला था उस समय? लाओ भाई, हम अपने भाइयों को छोड़ आए जाके। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसके पास बैल की जोड़ी भी नहीं है, जिसके पास 2 जून का खाना भी नहीं है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में बैठा है, जिसे आशा की किरण नजर आ रही, हमें उसका भी ध्यान रखना है, का भी ध्यान रखना है। तो और अच्छा, अभी कक्का जी ने कहा कि किसानों को बांटने की बात होगी राज्य के अनुसार अलग अलग करने पे, तो मैं विनम्रता से कक्का जी और सुप्रिया जी दोनों से पूछता हूं, जब हम कहते हैं कि केरल में एपीएमसी नहीं, तो कहते हैं वहां की स्थिति अलग है, इसलिए उसको अलग ढंग से देखिए, इससे अलग। इसका मतलब हर राज्य की स्थिति अलग है, मगर जब रिपीट करना हो तो एक साथ देखिए। तो पहले आप तय कर लीजिए, पूरे देश में एक परिस्थिति मानते हैं या अलग अलग मानते हैं? अलग अलग मानते हैं तो उस ढंग से स्टैंड दीजिए, एक मानते हैं तो उस ढंग से स्टैंड दीजिए। मैं दोनों स्थितियों में जवाब देने को तैयार। तो आपने जैसा झारखंड का, आपने बिहार का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा, मैं शायद वजह जानता हूं। बिहार में एपीएमसी 2006, बिहार, महाराष्ट्र, हाँ हाँ, वहां छोटे किसान है ना सुधांशु, हाँ हाँ, वहां छोटे किसान है ना, वो 61.5 करोड़ 86% जो छोटे और मझोले किसान है वो बिहार में भी आते हैं ना। वहां एपीएमसी हटी 2006 में, आप ही की सरकार ने हटाई। सालाना आय बिहार के किसान की 42,000 रुपए है। आप बताते हैं कृषि की विकास दर वहां 12-13% पे सरपट भाग रही है। वो विकास दर का क्या करे किसान? उसकी आमदनी है 42,000, 3,500 रुपए महीना। तो आप ये कह रहे हैं 3,500 रुपए महीने की आमदनी कर ले। यूपी, हरियाणा, पंजाब में 2,19,000 की सालाना आय, हरियाणा में 1,90,000 की सालाना आय है। संदीप जी, मैं बोल लूं? जी बोलिए ना। बिहार के विषय में बोला आपने, 2006 में हमारी सरकार ने परिवर्तन किया, बिल्कुल मानता हूं। अर्ध सत्य क्यों बोलते? पूरा सत्य बोलिए। बताइए ना। रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने लागू किए 2015 से 17, जब आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, कृषि मंत्री कांग्रेस का था, उसने बिहार में तीसरे स्टेज का रिफॉर्म लागू किया। तो कहिए ना, दोनों सरकारों ने मिलकर लागू किया। मैं तो कहता हूं इस समाज में सभी नंगे हैं। ये खोखला नारा, सुधांशु बिल्कुल सही है, आपने मेरे को पकड़ा। बिहार में कर्मचारी की आय भी कम है। नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा मुझे। आपने आय की बात की ना, कर्मचारी की। उत्तर भारत के 2 सबसे अमीर राज्य और सबसे गरीब राज्य की तुलना यह युक्ति संगत नहीं। ना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा मुझे। सोमपाल शास्त्री, देखिए ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सारी सरकारें इस हमाम में, सारे राजनीतिक दल दरअसल नंगे हैं।
1970 से 2015, और सर आपको ये सारी रिसर्च का पता है, 45 साल की एक स्टडी की गई, किसानों की आमदनी 45 साल में सिर्फ 19 गुना बढ़ी। एक सरकारी कर्मचारी किया है जिसका जिक्र किया अभी सुधांशु त्रिवेदी ने, वो भी 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहां पर ये एक दूसरे पर जो पाले में गेंद डालने की कोशिश होती है, दरअसल ये जय किसान का नारा खोखला है ना सर, इसलिए वो आंदोलित है आज। जी, आप मुझे पूछ रहे हैं? जी 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 सोमपाल जी। देखिए, आपने कई विषय छेड़ दिए। पहले तो मैं भाई सुधांशु जी की बात का एक उत्तर दूं कि वो जो 61.5 करोड़ जिनकी इनको चिंता है, जो बिना ट्रैक्टर वाले किसान हैं, वही अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की चिंता किसी सरकार ने नहीं की आज तक। उसमें इनकी सरकार भी सम्मिलित है, और आज तक की बात कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से। तो आज ये भाषा बोलना कि ट्रैक्टर वाला किसान अलग है और बिना ट्रैक्टर वाला किसान अलग है, तो अगर इतनी चिंता थी तो उनकी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीद कर देते। आप सही तो कह रहे हैं, मुझे भी बिहार की जानकारी है, झारखंड की जानकारी है, उड़ीसा की भी है, बंगाल की भी है, आंध्र की भी है। वहाँ तो जो धान का 1800 कुछ रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया, उसके मुकाबले में 1100 से 1200 रुपया, और पश्चिम यूपी में संदीप जी जहां से मैं और आप आते हैं, वहां भी 1400 रुपए में बिका है। तो अगर उन्हीं किसानों की थी तो आप कानून में यही कर दें कि जो बिना ट्रैक्टर का किसान है उसका तो हम खरीद लेंगे C2 के ऊपर 50% जोड़कर। कौन मना कर रहा है? तो अगर उनके लिए आज आप उस भाषा को बोल रहे हैं तो अब तक कितनी चिंता की है उसका क्या रिकॉर्ड है? ये भी एक स्पष्टीकरण जो है वो वांछित है, अपेक्षित है सत्ता पक्ष से। तो इसके विषय में तो मेरा ये उत्तर है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है और आंदोलन की बात है, संदीप जी, आंदोलन की पृष्ठभूमि है विश्वास की समाप्ति सरकार के साथ, जनता के, खासतौर से इस संदर्भ में किसान के परस्पर विश्वास का डिगना, हिलना, समाप्त होना, जिसको अंग्रेजी में ट्रस्ट डेफिसिट की संज्ञा दी जाती है। उसकी क्या पृष्ठभूमि है? 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, अभियान के दौरान किसान से संबंधित जिस मुद्दे का सर्वाधिक प्रचार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वह था स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करना जिसमें उन्होंने कहा था कि C2 के लागत के स्तर के ऊपर 50% जोड़कर सभी जिन्सों के दाम दिए जाएं, सभी जिन्सों के। तो उसके बाद 1 वर्ष तक जब कुछ नहीं किया सत्ता में आने के बाद, और उस नारे का लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को, मैं भी बहुत खुश हुआ और मिलना चाहिए था क्योंकि बहुत सकारात्मक बात कही थी इतनी ठोस तरीके से। परंतु 15 में तक जब नहीं किया तो कुछ लोग लोकहित याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां सरकार ने शपथ पत्र, एक एफिडेविट दाखिल कर दिया, यह कहते हुए कि केंद्रीय सरकार के पास जो उपलब्ध वित्तीय संसाधन है उसमें इसको लागू करना संभव नहीं है। तो सवाल यह आया कि यदि संभव नहीं था तो जो दल पहले 6.5 वर्ष केंद्र सरकार में रह चुका है, उसे अनुभव है, तो इतना गैर जिम्मेदाराना वायदा और इतना वाइल्ड प्रॉमिस क्यों किया गया? नहीं, प्रधानमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं सोमपाल जी कि हमने लागत का 1.5 गुना दाम दिया है, वो तो ताल ठोकते हैं इस बारे में। मैं आ रहा हूं संदीप जी उसके ऊपर। हाँ, अब 2018 में आकर जिसको कह रहे थे कि ये संभव नहीं है, उसी बात को निकालकर रबी की फसलों का दाम घोषित करते समय यह दावा ठोक दिया गया कि हमने 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। और उसमें चालाकी एक की गई, किसान उसमें ठगा महसूस किया किसान ने कि C2 लागत के स्तर को A2 प्लस FL फैमिली लेबर, पारिवारिक श्रम की लागत के ऊपर जोड़कर 50% जोड़ दिया। तो वह फार्मूला तो लगभग पहले से ही लागू था, मुश्किल से थोड़ा सा सीमांत 20-15 रुपए का फर्क पड़ा होगा प्रत्येक फसल में, तो उसको भी दावा ठोक दिया और आज तक उसको बाकायदा छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया, जबकि ये बात सत्य नहीं है। अर्ध सत्य और सत्य को छोड़ दीजिए, तो ट्रस्ट डेफिसिट है ये जो आप कह रहे हैं सोमपाल शास्त्री। 1 मिनट, बद्री नारायण चौधरी स्क्रीन पर। बद्री नारायण, सोमपाल शास्त्री यहां पर कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है और किसी भी सरकार ने किसानों की
किसानों का संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन यहां पर 61.5 करोड़ की जो बात है, मतलब ये ट्रैक्टर चलाने वाले किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को कितनी संज्ञाएं दी जाएंगी? ट्रैक्टर वाला किसान, जीन्स पहनने वाला किसान, अंग्रेजी बोलने वाला किसान, अरे ये तो अच्छे खाते पीते घर के किसान। मतलब ये किसानों में ही कई तरह के किसान हो गए क्या? ट्रैक्टर वाला किसान कोई और है। लोगों के पेट में दर्द होने लगा नेशनल मीडिया में, अरे ये तो जीन्स पहनते हैं किसान, अरे किसान अंग्रेजी में बोल रहा है। क्या फक्कड़ बनकर बैठा रहे? फक्कड़ ही हैं सारे किसान, धोती कुर्ता पहनते हैं, दिमाग से पैदल हैं किसान। यह नैरेटिव बना जाएगा देश में। देखिए संदीप जी, किसान कौन नहीं है? आज राजनेता भी किसान है, व्यापारी भी किसान है, कर्मचारी, अधिकारी और यहाँ तक कि विद्यार्थी, जिसको देखो सब किसान हैं। और जो जिनके पास जमीन नहीं है वो भी किसान है बहुत सारे। इसलिए किसान का विषय और छेड़ने का कोई लाभ नहीं है। इस समय विषय है कि ये जो तकलीफ पा रहे हैं किसान, ये जो इस ठंड के अंदर पड़े हुए हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सारे के सारे, इन सबकी समस्या का समाधान कैसे हो। कल बैठक का दिन है, इसलिए मैं मानता हूं कि उसमें योगदान देने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए। जहां तक सवाल है, अब तक जो वार्ता बार बार टूटती जा रही है, उस वार्ता में हम एक कदम आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से हमारी ये जो मांग है तीनों बिल वापस लेने की, ये तो बाद में आखिरी में जोड़ी जाए। पहले एक बार एमएसपी का समाधान तो किया जाए। बिंदु पर सरकार बोलती है तो एमएसपी को बिंदु मान करके उसके ऊपर हम चर्चा को क्यों नहीं ले जाते? नहीं, सरकार को मुझे ये बताइए बद्री नारायण चौधरी, उम्मीद लगाए बैठा है। एक मिनट सर, आप भारतीय किसान संघ के महासचिव हैं, मुझे ये बताइए, जब सरकार कह रही है जी हम लिखित आश्वासन दे देंगे, हमारी बात पर भरोसा करो एमएसपी को लेकर, तो लिखित आश्वासन और कानूनी जामे में ऐसा कौन सा दिन रात का अंतर है? अगर लिखित आश्वासन दे रहे हो, जबान की कीमत, अपनी जबान का भरोसा दिला रहे हो, तो कानूनी जामा पहना दो। दिक्कत क्या है बद्री बाबू? देखिए, आप भी बात को समझ रहे हैं, लेकिन लिखित आश्वासन आज वाली एमएसपी की बात कर रहे हो या जो किसान मांग रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? यहां तो किसान कह रहा है मंडी के बाहर और मंडी के भीतर दोनों जगह एमएसपी चाहिए। इसलिए उसके बारे में लिखित या मौखिक घोषणा तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के कृषि मंत्री कहते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं एमएसपी था, है और रहेगा, और आपको एमएसपी पर बेचना है तो मंडी जाओ, सरकारी मंडी, और ऊपर के दाम मिल रहे हैं तो कारोबारियों के पास जाओ। वो कह रहे हैं ऊपर के ही मिलेंगे, तो भाई ऊपर के मिलेंगे तो नीचे को फ्लोर सीलिंग कर दो। कॉमन सेंस की बात है। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं जी कि एक बार किसान नेताओं को सरकार के साथ बिंदु बाई बिंदु पर बैठ करके ऐसे बिंदु का विस्तार तो करना चाहिए, ताकि सरकार की मंशा क्या है वो सामने आएगी। हम वहां से उठ के क्यों आते हैं? हमारी आप पहली मांग को आखिरी मांग बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं, जायज बात है। इसलिए एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका समाधान देश भर का किसान चाहता है। युद्धवीर, देश भर का ये जायज बात कह रहे हैं क्या बद्री बाबू? बद्री नारायण जी, कि आप तीनों कानून वापस लेने की मांग को लास्ट के लिए रखिए, पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनवाइए। देखिए, हमारा कुछ नहीं है, 4 मांगे हमारी थी, 2 मांगों को सरकार ने पहले उठा के उस पर बात कर ली, हमने कोई एतराज नहीं किया। और हमने पिछली मीटिंग में कहा कृषि मंत्री जी से कि आप एमएसपी पे बात कर लो, इसको अभी छोड़ देते हैं, आप एमएसपी पे बात कर लो। लेकिन वो उस पर एमएसपी पे बात उन्होंने चला ही नहीं, वो उन पे कहते रहे कि बिंदुवार बात करो। तो बिंदुवार बात उसमें हमारी है ही नहीं, रिपील करने की हमारी बात है, और वो बात हम रखते रहे वहाँ पे, और उसी बात पे गतिरोध बना रहा और मीटिंग समाप्त हो गई। तो हम एडामेंट नहीं है कि हमको पहले रिपील वाली बात करनी है, एमएसपी पर नहीं करनी। बद्री नारायण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एमएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तीनों बिलों से ज्यादा महत्वपूर्ण एमएसपी है। पूरे देश के किसान के साथ जुड़ी हुई मांग एमएसपी की है, और एमएसपी भी C2+50 वाली, उन्होंने ये भी कहा, ये A2+FL वाली नहीं। एमएसपी की जो बात है वो तो हम क्लियर कह रहे हैं, ये तो इनका वादा
इनका मैनिफेस्टो दरअसल का मैं तो वादा। कहूंगा एमएसपी भी नहीं, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसान को। बेसिक लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस कायदा तो यही बनता है कि किसी भी कोई भी उत्पादक है वो उसको प्रॉफिट के भाई उससे कार मिलना कंपनियों ने चाहिए। 50,000 दाम बढ़ा दिए ना अपनी कारों के, लेकिन तो यहाँ किसान तो के अगर बीज के कीटनाशक के, ट्रैक्टर पर जीएसटी, संदीप- टायर पर संदीप जीएसटी, जी, कितने दाम बढ़ते हैं तो वो भी अपनी कीमत बढ़ाए ना। कितना असहाय है किसान, वो एमएसपी मांग रहा है, वो नहीं मिल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको न्यूनतम MRP समर्थन- नहीं। अब आप देखें, आप संदीप जी देखें, उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से गन्ने का सीजन शुरू हो गया। 5 नवंबर से खरीदी हो गई। तीसरा महीना चल रहा और आज तक हमारी पर्ची मिल रही है, उस पे 000, उस पे कीमत नहीं, कीमत नहीं है, इस सीजन की कीमत नहीं है। मैं आंकड़ा बता दूं और इन्होंने- सुधांशु इस पर गौर कीजिएगा। सुप्रिया मैं आ रहा हूं, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, एक सेकंड मैं आंकड़ा बता दूं। पिछले साल के अभी भी पर्चियां जो हैं, और समझते हैं सोमपाल शास्त्री मुझसे भी बेहतर, पर्ची सिस्टम होता है, पर्ची होती है, आप बुग्गी में भर के, ट्रॉली में भर के अपने गन्ने ले जाओ। तो मार्च तक के, बहुत जगह तो मार्च के पैसे नहीं आए और ज्यादातर जगह अप्रैल में और जून 2 तक खरीदी हुई थी। उत्तर प्रदेश में 2,470 करोड़ रुपए बकाया हैं। और इस साल, सुधांशु ध्यान रखिएगा इस फिगर को, इस साल 5 नवंबर से खरीदी शुरू हो चुकी है। पर्ची पर कीमत 000, स्टेट अशोर्ड प्राइस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है योगी सरकार ने। पिछले साल की ही 315 और 325 रुपए की कीमत दी जा रही है, पर्ची पर लिखा जा रहा है 000। 11,660 करोड़ का गन्ना खरीदा जा चुका है और अभी तक 2,427 करोड़ की पेमेंट हुई है। 9,000 करोड़ की पेमेंट बची हुई है। 14 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है। ब्याज की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। तो ऐसे में सुप्रिया, मैं कमिंग बैक टू बाबा लखा सिंह। बाबा लखा सिंह, जो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरकार अगर ये कहे कि राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया जाए, वो लागू करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, क्या एक रास्ता निकलता है? ऐसा है संदीप जी कि सबसे पहले मैं 2 बातें कहूंगी आपका सवाल आंसर करने से, उसका उत्तर देने से पहले। काफी पाप हो चुका है किसानों को तरह तरह की बातें कहकर नक्सलवादी, आतंकवादी, चीन पाक एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग। मुझे लगता है कि अब उनको जो ये डिवाइड एंड रूल का काम अंग्रेज कर रहे थे ना, वो करके उनको इतना बदनाम ना किया जाए। अब ये कहा जा रहा है ट्रैक्टर वाले फार्मर और बिना उनके फार्मर। खैर, आपने एक सवाल पूछा, इस सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल को, जो भूमि अधिग्रहण बिल था, उसको भी पुश करने की जबरदस्त कोशिश करी थी और नहीं कर पाए थे। और अंततोगत्वा सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत उन्होंने यह फैसला स्टेट्स पे छोड़ा था। बहुत सारे ऐसे वाक्य आए हैं उन स्टेट्स पर जिन्होंने इसको लागू किया है, जहां पर किसानों का शोषण हुआ है। तो क्या क्योंकि इनकी सरकारें हैं बहुत राज्यों में, हमें यह शोषण मंजूर होगा? मुझे ऐसा लगता है कोई भी सभ्य समाज ऐसा शोषण मंजूर नहीं करेगा। और मैं एक छोटी सी बात ये जरूर बताना चाहती हूं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कि सरकार की प्राथमिकता क्या है किसानों को लेकर। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में एक ये सरकारी नोटिफिकेशन आया है जो मेरे हाथ में है। इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी बनेगा। और वो नोडल अधिकारी कौन है? वो पुलिस का अधिकारी है और डीआईजी लेवल रैंक से नीचे एक भी अधिकारी उसमें नहीं है। और वो क्या काम करेगा अब आप सुनिए। वो उत्तर प्रदेश में किसानों को चिन्हित करेगा कि आंदोलन से जुड़ने की संभावना है अथवा नहीं है। ऐसे काम क्या पुलिस से करवाए जाते हैं? किसानों का दमन करना क्या इस सरकार की बात है? इसका जवाब मैं जरूर सुनना चाहती हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या पुलिस को किसानों के मामले में लाकर उनको डराना, धमकाना, चिन्हित कराना, क्या यह न्यायोचित है या यह पाप है? इसका जवाब दे दे। किसानों को पर इस बात का भी तो जवाब देंगी। एपीएमसी हटाने को लेकर शरद पवार की कमेटी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप लोगों ने एपीएमसी को, इस व्यवस्था को और ज्यादा लूजन अप करने के सारे काम तो आपने किए थे। आप ही उन बातों पर सवाल उठा रही हैं। ये तो आपका चलाया हुआ कृषि सुधारों का एक प्रोसेस था जिसे आगे बढ़ाया बीजेपी ने।
नहीं, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करती हूं, आपसे मैं सहमत नहीं हूं और इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारी 10 साल सरकार थी। अगर वाकई में हम कुछ ऐसा करना चाहते तो हम 10 साल तक कानून क्यों नहीं बदल सकते थे? देखिए, बहुत सारे प्रपोजल किसी भी सरकार में आते हैं, मोदी सरकार में भी आते हैं, लेकिन उन प्रपोजल्स को कानून बना देना और फिर अड़ जाना कि नहीं कुछ भी हो जाए हम इसको वापस नहीं लेंगे, इसको राजहट कहा जाता है। राजधर्म यह है कि आपने कानून बनाया है, जिन लोगों के लिए बनाया है उनको मंजूर नहीं है, उसको वापस लीजिए। हमारे यहां भी प्रपोजल आए थे लेकिन हमको नहीं आवश्यकता लगी कि ऐसे कानून बने, इसलिए ये कानून नहीं बने। 10 साल तक सरकार थी, बनाना चाहते तो कानून बना लेते। और मैं एक बार फिर से ये जरूर क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि एपीएमसी मार्केट को बढ़ाना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होता। किसानों के करीब लाइए उनके मार्केट को, छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े गांवों में मंडी बनाइए। यहां तो एपीएमसी को निस्तो नाबूद करने की बात करी जा रही है। और आपने एक आंकड़ा दिया था, एक मैं भी दे देती हूं, 2 लाख से ऊपर वार्षिक आय है पंजाब के किसान की, 1,80,000 हरियाणा किसान की है। बिहार में जहां पर एपीएमसी नहीं है, मात्र 42,000 रुपए किसान की वार्षिक आय है। क्या हम देश को बिहार बनाना चाहते हैं या देश के किसानों को पंजाब की तरफ ले जाना चाहते हैं? सुधांशु रिस्पॉन्ड कीजिए, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। अब अगर आप बात करने का मौका दें, क्योंकि सारे प्रश्न हम ही से हैं, और यदि आपको हर दूसरे वाक्य में बोलना हो तो आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात का भी मिला के जवाब दे दूं। चलिए, थोड़ी भड़ास निकाल ली आपने, अब बोलिए, धारा प्रवाह बोलिए। नहीं, मैं भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, सारे प्रश्न मुझसे। आपको आप एक मिनट सिर्फ सुधांशु स्क्रीन पर, हाँ बोलिए। हाँ, अब मैं बोलता हूं, मैं सीक्वेंस से सबका जवाब देता हूं। पहले सुप्रिया जी ने कहा कि एपीएमसी न होने से बड़ा शोषण हो रहा है और किसानों के लिए मंडियों की और संख्या होनी चाहिए। आज तक मुझे इस यक्ष प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि केरल में इतना भयानक शोषण क्यों करवा रहे हैं जहां राहुल गांधी जी सांसद हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा 10 साल में हम होते तो ऐसा नियम बना लेते। कृपया बता दें कि 10 साल में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में 1 इंच भी क्या लागू किया? आज तो C2, L2 सारे प्रश्न पूछ लिए गए। पॉइंट नंबर 3, इन्हीं की सरकार ने कहा था कि 2/3 लोगों को वो नहीं मिलता है, इसलिए जब हम 2/3 लोगों की बात कही तो वो डिवीजन की बात होती है। क्यों भी भाई विभेद करवा रहे हैं दिल्ली के किसान और केरल के किसान में? क्यों नहीं दोनों को एक रखना चाह रहे हैं? क्यों भी भेद करवा रहे हैं फल और सब्जी को एपीएमसी से बाहर रखकर गेहूं और चावल को रखने में? गेहूं चावल उगाने वाले, फल सब्जी उगाने वाले के बीच में क्यों भेद करवा रहे हैं? साफ साफ बता देना। और यदि किसान देश का पूर्णतः आंदोलित है तो कम से कम अपने राज्यों में फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फोटो डालिए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, जहां विपक्ष की सरकारें हैं। और मैं आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी का जवाब देता हूं। सोमपाल शास्त्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं कृषि के विषय में। मैं मानता हूं कि उनके समक्ष मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं बात करूं, मैं केवल फैक्ट रख देता हूं। उन्होंने भी अर्ध सत्य बोला। उन्हें कहना चाहिए था जब मैं देश का कृषि मंत्री बना तो उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कृषि ऋण पर ब्याज की दर 14 से 18% थी और ट्रैक्टर खरीदने के लिए जमीन के अनुपात में नहीं, पूरी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। फिर वाजपेयी सरकार ने उसे घटा के 8 से 9% किया। देश में पहली राज्य सरकारें जिन्होंने पहले साल 0% कृषि ऋण देना पड़ा तो वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारें थी। उसके बाद उन्हें यह कहना चाहिए था कि स्वामीनाथन कमीशन का गठन एनडीए सरकार ने किया। फिर उन्हें कहना चाहिए था 10 साल तक यूपीए ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद में सम्मान से यह बात स्वीकार कर लेता कि 14 में आने के बाद जब 15 में सरकार ने कहा तो उनको इस बिंदु पर आपत्ति है। और फिर यह भी कहना चाहिए था स्वयं स्वामीनाथन जी ने भी सरकार के इस सहयोग की प्रशंसा की थी। तो मैं उसके बाद मान लेता कि सारी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसके बाद जो युद्धवीर जी ने कहा तो मैं इस बात पे पूरी ईमानदारी से यह कह देना चाहता हूं, सरकार खुले दिल से तैयार है। यदि आप राज्यों की बात कहते हैं, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, आज भी राज्यों के हाथ में यह अधिकार तो है ना संदीप जी, किस चीज को अपराध घोषित कर दें। कह दे एमएसपी पे एक से कम खरीदा जाएगा तो अपराध होगा। और अगर बाजार को तय करेगी सरकार तो एक पुरानी कहावत है संदीप जी, राजा बना व्यापारी तो जनता बनी भिखारी। ये इतिहास का कोई कालखंड बता दीजिए और भूगोल का कोई भूखंड बता दीजिए जहां सरकार बाजार को नियंत्रित करके जनता में समृद्धि ले आई। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप भी विद्वान पत्रकार हैं देश के, आप मुझे बता दीजिए हिस्ट्री का कोई इलाका और दुनिया का कोई देश
जहां बाजार पे सरकार नियंत्रण करके, तो जिन लोगों ने किया, अरे भाई सबको छूट। अच्छा एक और बात समझिए आप, हाँ, बढ़िया अब 30 सेकंड में पूरा आपको जो मन आ रहा बोल रहे हैं, हाँ। सरकार ये तय करेगी दूरदर्शन पे क्या बोला जाएगा। अब कोई ये कहे नहीं, न्यूज 24 पे भी वही बोला जाना चाहिए जो दूरदर्शन पे है, तब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तो ये कैसे संभव है? ठीक है, अब 3 पॉइंट, अब देखिए 3 मिनट बची हैं सुधांशु, अब तीन पॉइंट जो आपने सोमपाल शास्त्री को रीबट किया वो अपने आप करेंगे, उस पर अपनी बात को डिफेंड। आपने केरल का उदाहरण दिया, बहुत लोग केरल का उदाहरण दे रहे हैं। सुधांशु, मैं दर्शकों को बता दूं, केरल में कभी एपीएमसी एक्ट थी ही नहीं। केरल एक अलग अलहदा, 6 राज्य ऐसे हैं, अकेला नहीं है। केरल में 82 से 85% जो उपज होती है वो प्लांटेशन क्रॉप्स और स्पाइसेस की होती है, रबर, नारियल, वहां पर लौंग, काली मिर्च वगैरह वगैरह वगैरह, उन सबके बोर्ड्स हैं। और वो बोर्ड जो लाभकारी मूल्य है उस पर भी 20% ऊपर देती है, एमएसपी की बात भूल जाइए। तो ये बिल्कुल गलत उदाहरण है जो आप केरला का दे रहे हैं। ये ऐसा उदाहरण, केरला का उदाहरण ना दिया कीजिए। एक सेकंड, मैं भी आप, अभी बहुत टाइम है ना, अभी रुकिए। दूसरी बात आपने कही कि राज्य जितना अपना खरीद करना चाहे कर लें, वो नहीं हो रहा है। 60 लाख पैडी की प्रोक्योरमेंट का एफसीआई ने एक मौखिक आश्वासन दिया छत्तीसगढ़ सरकार को। 47 लाख टन के बाद वहां कोई खरीदी नहीं हो रही। एफसीआई ने बोर्ड लगा दिए हैं कि हमारे गोदाम में कोई जगह नहीं है, समझे? तो सरकार अगर खरीदी बंद कर देगी, यह बड़ी कन्वीनियंट सिचुएशन होती है कि राज्य खरीद लें, उसमें से केंद्र को भी तो खरीदना है। और इसी समस्या में एफसीआई का डिसमेंटलिंग जुड़ा हुआ है, जिसकी रिकमेंडेशन 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने दी थी। आपको दूंगा मैं रिबट करने का पॉइंट। 40 सेकंड में सोमपाल शास्त्री आपसे सवाल पूछा, ट्रैक्टरों का उदाहरण दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो बहस है संदीप जी, समय कम रहता है और इसीलिए मैं पैनल डिस्कशंस में आने में संकोच करता हूं। इतना विशद विषय है, ये भटक जाता है अपनी जगह से। चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो वर्तमान आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस किसान को सरकार के प्रति अविश्वास क्यों हुआ। तो मेरी बात आपने बीच में रोक दी थी। 2 बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि 2016 में वर्तमान सरकार ने यह कहना शुरू किया कि हम आय दोगुनी करेंगे किसान की। तो हम जैसे जो लोग थे उन्होंने एक सवाल पूछा जो वाजिब था कि उसका टाइम फ्रेम क्या है, रोड मैप क्या है। तो टाइम फ्रेम दिया 2022। आप 2019 की सीएसीपी की सरकारी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें जो ग्राफ छपे हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 23 जिन्सों में से केवल उड़द को छोड़कर जो ग्रॉस इनकम है, प्रॉफिट है किसान का, वो औसतन 30% कम हुआ है 13 और 18 के मुकाबले में। आज चर्चा केवल इस बात पर हो रही है। मैं अपनी बात समाप्त यह कहकर करूंगा कि वर्तमान आंदोलन में किसानों का विश्वास जीतने के लिए सरकार को निश्चित रूप से 3 चीजें करनी चाहिए। एक तो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का वैधानिक अधिकार किसान को दिया जाए। उसी परिभाषा से सरकार की जिम्मेदारी हो कि यदि उससे कम भाव जाता है तो एक एक दाना प्रत्येक किसान का, प्रत्येक जिन्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा देकर उसका आधार बढ़ाया जाए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, किसानों के प्रतिनिधि, व्यापार के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, न्यायविद हों और उसकी सिफारिशें सरकार को मान्य हों, बाधित हों। और तीसरी बात, सीएसीपी का जो फार्मूला है उसको बीआईसीपी के फार्मूले, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस के आधार पर करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाएं। ये तीनों चीजें सरकार अगर आश्वासन देती है, और लिख कर देने से नहीं, कानूनी अधिकार, क्योंकि लिखकर तो स्वामीनाथन कमीशन भी कहा था, पार्लियामेंट में वक्तव्य है कि डबल करेंगे इनकम, वो भी कहा था। तो पार्लियामेंट में कहा हुआ भी, तो मतलब लिखित से काम नहीं चलता है। भरोसा, ट्रस्ट डेफिसिट है। सुधांशु त्रिवेदी ये बात मानेंगे, ट्रस्ट डेफिसिट है, पहले वो खाई पाटनी पड़ेगी। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, सोमपाल शास्त्री जी ने जो बात कही, अगर ट्रस्ट डेफिसिट इस ढंग का हो जाएगा तो हम और आप जो नोट यूज करते हैं उस पर भी तो लिखित वचन ही तो होता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन दे देता हूं। सरकार शपथ पत्र कोर्ट में देती है, वो संसद से पारित कानून नहीं होता है, वो भी सरकार का हलफनामा माना जाता है।
और मैं पुनः पूछना चाहता हूं, जितने प्रकार के विचार व्यक्त किए सोमपाल शास्त्री जी ने, तो उल्लेखनीय बात यह कि वो कृषि विशेषज्ञ नहीं, कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो कृषि मंत्री रहते हुए क्या क्या कदम उठाए थे या कौन सी चीज थी उस समय सरकार को क्या लिख के दिया था, उसका ही ब्यौरा होना चाहिए, या यह विचार बाद में आया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय वो कृषि मंत्री थे उस समय 1 जनवरी 95 के WTO के सिग्नेचर के बाद हमारे हाथ कैसे बंधे थे। फिर याद करिए, नवंबर 99 में सियाटल WTO हमने सबोटाज किया था, जाके चेक कर लीजिएगा, वर्ड यूज होता है इंडिया सबोटाज सियाटल। फिर 2001 में दोहा और 2003 में कानकुन जाके हमने कैसा किया। और एक वाक्य और, संदीप जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि केरल में अलग प्रकार की चीजें, वहां APMC कभी नहीं है, इसलिए उदाहरण नहीं देना चाहिए, उदाहरण नहीं देना चाहिए। बस यहीं से तो मैं इसका अर्थ हो गया ये वाली APMC सब जगह लागू नहीं होती। चलिए ठीक है, सुप्रिया 30 सेकेंड, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, पर मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा। यहां पर जो सुधांशु कह रहे हैं कि भाई ये नोट जो हमारे करेंसी है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, प्रॉमिसरी नोट ही तो है, तो सरकार लिख कर दे दे तो दिक्कत क्या है? लास्ट कमेंट 30 सेकेंड्स। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कानूनी जामा में किसी की वैधिक गारंटी में और प्लस लिखित बात में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि सरकार ने बहुत सारी बातें कही हैं, 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, 21 दिन में कोरोना, ये सब बेमानी बातें हैं। अगर आपका दिल साफ है, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़े दिल से सरकार चलाइए, MSP का एक ऑर्डिनेंस ले आइए। मैं तो ये कहती हूं, इनको तो अध्यादेश से सरकारें चलानी बहुत आती हैं। MSP का ऑर्डिनेंस लाइए, बड़े दिल से लोगों से बात करिए, इसका समाधान निकालिए। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो बड़ा दिल क्यों नहीं कर सकते? किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं, बहुत कुछ कहा, अब अन्नदाता कहने पर सब मजबूर हो गए हैं। तो बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि बड़ा दिल दिखाकर ही रास्ता निकलेगा। और जब मैं बड़ा दिल कहता हूं, दोनों तरफ की बात कह रहा हूं, सरकार को भी और किसान संगठनों को भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों कानून में सब कुछ गलत है। तो रास्ता तो बातचीत से निकलेगा और बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।